नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें डिफॉर्मिटी होता है। पहले हमें ये समझना होगा कि ऑस्टियोमलेशिया होता क्या है। जैसे बच्चों को रिकेट्स होता है, पैर जो रहते हैं उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वैसे ही जब बड़े लोगों को, एडल्ट को ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, उसमें भी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। और अगर हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस देखेंगे तो उसमें पोरस पोरस छेद छेद बढ़ जाते हैं, उसमें छिद्र, अस्थियों में, अस्थि धातु में सुशीर्णता बढ़ जाती है। इसमें भी अस्थि तत्व की कमी है, लेकिन ये इसमें जो धारणा शक्ति है अस्थि धातु का, वह कम हो जाता है। अब हम इसको ही विस्तार से पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जो भी अभी बताऊंगा वो हम लोग पीपीटी देख के बात करेंगे। मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। जो भी चीजें हैं वो आप लोग देखिए और फिर आप लोग को अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी देखिए, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, एक जगह ऑस्टियोपोरोसिस है, एक तरफ ऑस्टियोमलेशिया है। बोन मास जो है वो कम हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस में, इसमें मिनरलाइजेशन हो रहा है। अब यही चीज मैं विस्तार से बताता हूँ, लेकिन मैं शुरू से बताऊंगा। अब इसको ध्यान से देखते हैं। मैं यही चीजें आपको विस्तार से बताता हूँ। अस्थि धातु जो होता है वह स्थिर धातु है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में 7 धातु रहते हैं, 3 दोष रहते हैं, 3 मल रहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो धारण कर्म जो है वो अस्थि धातु का है। तो अस्थि धातु जो है वो शरीर में स्थिर है, घन धातु है। वह शरीर का फ्रेमवर्क बनाती है। मतलब कि कोई भी इंसान है, उसका हाइट कितना होगा, उसका मतलब बॉडी का शेप, फ्रेम कैसा है, तो वो अस्थि धातु ही बनाती है। अस्थि व स्त्रोतस जो है, इट इज मेंशन्ड बाय चरकाचार्य बट नॉट मेंशन्ड बाय सुश्रुताचार्य। सुश्रुताचार्य जी ने इसको नहीं बताया। दो इट इज स्थिर धातु, ये स्थिर धातु है, लेकिन सुश्रुताचार्य हैज नॉट मेंशन्ड इट। ओनली चरकाचार्य जी हैज मेंशन्ड इट। चक्रपाणी ने बोला है इसको, अस्थि धातु को, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अस्थि धातु जो है वह द्रव स्वरूप में है, स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में है। यह पूरे शरीर में भ्रमण करती है अस्थि धातु, और वही विकृत हो जाती है अस्थि की धातु अग्नि से, तो शरीर में कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन हो जाता है। मेरे को आज एक केस है, जो 12-13 साल का बच्चा है, तो उसको टेस्टिकल्स में कैल्सिफिकेशन हो गया है। उसको हैशिमोटो थायरोइडाइटिस ऐसे करके डायग्नोसिस हुआ, और उसको ग्वाइटर भी है, और टेस्टिकल्स में कैल्सिफिकेशन हो गया, सोचिए। और उसके टेस्टिकल्स का ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। ऐसी कैल्सिफिकेशन हार्ट में हो जाता है, लंग्स में हो जाता है। अस्थि धातु की विकृति होने, और यह धातु जो है अस्थि धातु, ये पूरे शरीर में रहता है, ऐसा आयुर्वेद के आचार्य ने माना है। और चक्रपाणी जी भी कहते हैं कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाता है,
जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो वह अस्थि तत्व में हमें दिखाई देता है। तो जो ये अस्थि रूप में द्रव रूप में है, वो अस्थि धातु के रूप में जब मिलता है, और जब वो स्रोतस में भ्रमण करता है, श्रवणा स्रोतांसी, जब वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वह अस्थि धातु ही रहता है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन वह जब बोन बन जाता है, तो फिर वह मतलब अस्थि धातु बन जाता है। नहीं तो वो अस्थि व स्रोतस में लिक्विड फॉर्म में सर्कुलेट होते रहता है। चरकाचार्य जी ने बोला है कि इसका मूल स्थान क्या है? अस्थि व स्रोतस का मूल स्थान मेदस और जघन है। धातु परिणामन जब होता है, तो उससे पोषकांश मिलता है मेदो धातु को। और मेद धातु जो है, अस्थि अग्नि पे काम करके अस्थि धातु बनाता है। मतलब मेद धातु से ही अस्थि धातु बनता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि, मेद के बाद अस्थि तत्व बनता है। अरुण दत्त जी बोलते हैं कि मेद का फंक्शन जो रहता है, उसमें जब मतलब मेद का ही कार्य आगे बढ़ता है, और मतलब शीर दधि केदार कुल्य न्याय से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बन रहा है। तो मेद से ही आगे जाने के बाद वह अस्थि धातु बनता है। लेकिन वहां पे अस्थि की अग्नि रहती है, धातु अग्नि रहती है, वह मेद को कन्वर्ट करती है, और वह अस्थि धातु बना देती है। मेद को सॉलिडिफाई करती है, और उसमें कुछ पृथ्वी तत्व ज्यादा उसमें संयुक्त हो जाता है, और वह मेद से अस्थि धातु बन जाती है। मॉडर्न साइंस में अगर देखें, तो फैट सोल्यूबल विटामिन डी है, वह उससे फॉस्फोरेट से, फास्फोरस से, विटामिन डी से और कैल्शियम से बोन बनता है। विटामिन जो रहता है, विटामिन डी, वो रहता है, वो क्या करता है, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का, फास्फोरस का। और इसमें पैराथायराइड हार्मोन का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वो पूरा एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को। जो भी हम दूध पी रहे हैं, कोई नॉनवेज खा रहे हैं, तो वहां जो भी अस्थि तत्व कैल्शियम मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, उससे फिर वो पैराथायराइड हार्मोन उसमें ये करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होके बोन्स बनते हैं। तो ये क्लेरिफाई होता है कि मेद धातु कहीं ना कहीं, और कोई लोग बोलते हैं कि फैट सोल्युबल विटामिन डी उसको कोरिलेट करते हैं मेद धातु से, क्योंकि फैट सोल्युबल है। फैट और मेद इससे कोरिलेट करते हैं। मतलब थोड़ा कोरिलेट करें तो हमें पता चलेगा मेद धातु एलोपैथी भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है, क्योंकि वहां पे फैट सोल्युबल विटामिन डी है। और आयुर्वेद बोलता है कि मेद धातु से पुष्टि होती है, उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है, नरिशमेंट होता है, और अस्थि धातु का पोषण होता है। अब अस्थि धातु का जो भी डिसऑर्डर है, उससे अस्थि धातु का क्षय जब होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, बोन्स का डीजनरेशन होता है। छोटे बच्चों में होता है, तो उसको हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी से रिकेट्स बोलते हैं। बड़े लोगों में जब बोनी डीजनरेशन होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। अस्थियों में सौशील्यता बढ़ जाना, अस्थि और वायु का आश्रय आश्रय संबंध है, ऐसा आयुर्वेदाचार्य लोग, ऋषि मुनि कहते हैं कि अस्थि और वायु का आश्रय आश्रय संबंध है। लेकिन अस्थि तत्व कब कम होने लगता है? जब वायु का प्रकोप होता है। दूसरे अगर देखें आश्रय आश्रय संबंध, तो रक्त और पित्त का भी आश्रय आश्रय संबंध है। लेकिन रक्त बढ़ता है तो पित्त भी बढ़ता है, रक्त का क्षय होता है तो पित्त का भी क्षय होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर वायु का प्रकोप बढ़ रहा है शरीर में, तो अस्थि तत्व कम होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सारे कंडीशन होने लगते हैं। इस तरह से अस्थि व स्त्रोतस में ऑस्टियोनेक्रोसिस होने लगता है, जिसको हम अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर बोन, या जहां पर भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं मिल रहा है, आरबीसी नहीं मिल रहा है, अवेस्कुलरिटी हो जाती है, और वो सेल डेड होने के बाद नेक्रोसिस होने लगता है। इसी तरह से एक होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसमें अस्थि भेद या पाक होने लगता है, वहां पे धातु पाक होने लगता है, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन भी रहता है, और वहां पे बहुत ज्यादा विकृति आने लगती है। इसी तरह से अस्थिगत ज्वर जब रहता है, पायोजेनिक पायोजेनिक कोई पैथोलॉजी रहती है, ट्यूबरकुलोसिस रहता है, बोन टीबी रहता है, या अस्थि धातु का बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, या फिर
अध्यस्थि रहता है। लूज बॉडीज जो रहती है जैसे अध्यस्थि, दांत पे दांत आना, अधिदंत, या हड्डी पे हड्डी आना, ऑस्टियोफाइट्स होना, या हर्निएशन होना, ऐसे बहुत सारे कंडीशन रहते हैं जब हड्डी पे हड्डी आ जाती है। उसी तरह से अस्थि धातु की अति वृद्धि होती है तो इरेगुलर ग्रोथ होता है, तो बोन ट्यूमर या ऑस्टियोमा होता है। वहां पे ग्रंथि जैसा हार्ड हार्ड बनने लगता है, बोन का कैंसर जो बोलते हैं, वो इरेगुलर ग्रोथ होने लगता है और बहुत फास्ट होने लगता है। इस तरह से जो पर्व भेद बोला है, ये शब्द पर्व भेद मतलब आम बात में, बात में, संधिवात में ज्वाइंट्स में पेन होने लगता है बहुत ज्यादा। पर्व में भेदनवत वेदना होना। अधिदंत जो रहता है दांत पे दांत आना, एक्सोडेंशिया ऐसे बोलते हैं, वह भी अस्थि व स्त्रोतस की दृष्टि से होता है। आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि ये सब क्यों होता है, तो अगर बहुत ज्यादा चोट लग गई, विरुद्ध अन्न का सेवन कर रहे हैं, आघात हो रहा है, उन सब से ये अस्थि व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। और ऑस्टियोमलेशिया जैसे कंडीशन आने लगती है, अध्यस्थि होने लगता है, अधिदंत होने लगता है। अब अस्थि संधि जो रहती है वो बोन के पेरियोस्टियम कैप्सूल से बना हुआ ज्वाइंट, जो अस्थि की संधि रहती है, वहां पे श्लेष्म धरा कला रहती है, श्लेष्म कफ रहता है, फिर वहां पे स्नायु रहता है, कंडरा रहता है, पेशी रहता है, ऐसे संधियां बनती हैं। तो ये सब अस्थि मतलब जो पेशी कंडरा ये है वो रक्त के मृदुपाक से बनता है, और उसमें मेद का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। सॉरी, रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है, और रक्त के खर पाक से स्नायु और कंडरा बनती है, उसमें मेद का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये सब मिल के ये पूरा अस्थि व स्त्रोतस को सपोर्ट करती है, टेंडन्स और लिगामेंट्स। उसी तरह से अस्थि व स्त्रोतस, अस्थि का मल क्या है, तो केश और लोम, नाखून, दांत और लोम, ये सब अस्थि के मल बताए। अगर सारे जगह पेन होने लगा, तो उस संधियों में पेन होने लगा, ज्वाइंट्स में पेन होने लगा, तो हम बोलते हैं अथरालजिया, ऐसे वर्ड बोला है। और अर्थराइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन होना, बोन्स में डिसऑर्डर्स होना, जो भी संप्राप्ति या पैथोलॉजी रहेगी तो संधियों में डिसऑर्डर होने लगता है, क्योंकि जो संधिया में कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी होने लगती है, संप्राप्ति मतलब आम बात होने लगेगा, आम चला जाएगा, बात और रक्त दूषित होकर चला जाएगा, ऐसे होने लगता है। तो अस्थि धातु का क्षय होना, यहाँ पे वात का प्रकोप होना और अस्थि का क्षय होना, यह होता है ऑस्टियोमलेशिया। तो अभी हम यहाँ पे संधिगत वात तो अलग है, संधिगत वात में संधियों में वायु चला जाता है, यहाँ पे अस्थि में वायु चला गया है, इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अब इसको हम लोग रिकेट्स बच्चों में बोलते हैं, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। पेन अगर बहुत ज्यादा हुआ तो ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं। तो अस्थि धातु का जब क्षय होता है, मतलब यहाँ पे डिफेक्टिव टाइप का अस्थि तत्व बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि अस्थि की अग्नि मंद है। अस्थि की अग्नि मंद होने से क्या हो रहा है कि विकृत रूप से अस्थि धातु बन रहा है, जो अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। और वहां पे अस्थि का धातु का क्षय हो रहा है, क्योंकि वहां पे नरिशमेंट नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा है। वहां पे अग्नि मंद है, धातु अग्नि लेवल पे भी मंद है, भूताग्नि लेवल, वहां पे पृथ्वी की अग्नि मंद है, वहां पे वायु की अग्नि, क्योंकि पृथ्वी और वायु और जल, इन सब की अग्नि मंद है, खासकर पृथ्वी की अग्नि मंद है। तो भूताग्नि लेवल पे भी दुष्टि है, धातु अग्नि लेवल पे अस्थि धातु की अग्नि मंद है, जाठराग्नि लेवल पे मंद है, इसलिए पोषण नहीं मिल पा रहे। तो मतलब नरिशमेंट ना मिलना, यही मेन कारण है। पोषक धातु का अंश जो है वो नहीं मिल पा रहे, या अस्थि तत्व वाले चीजें, मिल्क नहीं लिया जा रहा है, या फिर अंडा नहीं खाया जा रहा है, जहां पे कैल्शियम कैल्शियम रहती है वो चीजें नहीं खाई जा रही हैं। तो उससे क्या होता है, और धात्वग्नि मंदता होने से भी खाया भी जा रहा है, दूध वगैरह लिया भी जा रहा है, दूध दही लिया जा रहा है, लेकिन तब भी ये अस्थि धातु को पोषण करने वाले तत्व नहीं मिल रहे हैं, उसके वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो रहते हैं उनमें क्या बोलते हैं कि अगर ये मिनरलाइजेशन होने लगता है ग्रोइंग स्केलेटन में, तो परमानेंट बोन में डेफॉर्मिटी होती है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। और अगर बोन डेंसिटी कम होने लगता है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया।
जो पेशेंट लोग बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लेते हैं उनको भी ऑस्टियोपेनिया होता है, बोन डेंसिटी कम होने लगता है। तो क्लिनिकल कंडीशन से हमें पता चलता है बोन डेंसिटी भी स्ट्रांग रहना चाहिए। जो पहले सैनिक लोग रहते थे जो किले पे चढ़ जाते थे, फोर्ट्स पे चढ़ जाते थे और जंप मारते थे, उनको कभी फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता था, बोन डेंसिटी स्ट्रांग रहता था। अभी क्या है कि बोन डेंसिटी के कम होने से कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, विटामिन डी की कमी है। इंडियन में से अगर देखा जाए तो 95% लोग जो हैं आज के जमाने में सबको विटामिन डी की कमी पाई जा रही है इंडियंस में। और फॉरेन में लोग क्या करते हैं कि वो नॉनवेज वगैरह बहुत खाते हैं और सनलाइट लेते हैं। इंडिया में लोग सनलाइट कम ले रहे हैं इसलिए विटामिन डी की कमी। आप लोग भी ब्लड टेस्ट कराइए तो आप लोग को भी मिलेगा कि विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी का इंजेक्शन दिया जाता है, टैबलेट्स दिया जाता है। लेकिन विटामिन डी का कमी का कारण है कि धूप में सनलाइट उतना लिया ही नहीं जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सनलाइट मिलता है तो ऑस्टियोजेनेसिस होने लगता है, अस्थि तत्व जल्दी जल्दी बनने लगते हैं। विटामिन डी अगर मिलेगा सनलाइट से तो वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और अस्थि को मजबूत करता है। इसलिए धूप। और आयुर्वेद में जो 16 संस्कार बताए हैं उसमें बच्चे को सूर्य निष्क्रमण संस्कार मतलब सूर्य के पास बिठाना, ये भी एक संस्कार बोला है 16 संस्कार में। अगर ये डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन हो रहा है, मिनरल्स कौन से है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, अगर ये विकृत रूप में हो रहा है मिनरलाइजेशन तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। वहां पे मिनरल डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। जो बोन का मैट्रिक्स है वो इंटैक्ट नहीं है, वहां पे बहुत कम हो गया है मैट्रिक्स में। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझना कि अस्थि तत्व कम हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो रहा है और विकृत रूप पे अस्थि बन रही है। तो इस तरह से अगर हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस देखते हैं, सेलुलर लेवल पे देखते हैं तो हमें समझ आता है। तो अब ऑस्टियोपोरोसिस जो रहता है या अस्थि धातु का क्षय रहता है, और यही जाके ऑस्टियोमलेशिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले तो शुरुआत में असिम्टोमेटिक रहता है, कभी बैक एक होने लगेगा, वर्टिब्रल फ्रैक्चर होने लगेगा, बोन की फ्रेजिलिटी बढ़ती है, मतलब बोन क्रैक्स हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे। कभी कभी वो थोड़ा भी गिर गया ना तो वो चूरा जैसा ऐसा रेत जैसा एकदम पिस जाता है बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये डिस्कवर कब होता है, जब रेडियोग्राफ करते हैं, हाइट नहीं बढ़ता है, हाइट कम हो जाता है। बोन्स का डिमिनरलाइजेशन होता है, जैसे स्पाइन है, हिप है और पेल्विस है, टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं क्योंकि मिनरल्स की कमी होने लगती है। तो जो कैल्शियम, सीरम कैल्शियम है, सीरम फास्फोरस है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, पैराथायराइड हार्मोन है, उसकी कमी होने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। तो ये वायु के प्रकोप से होता है, आयुर्वेद ऐसा मानते हैं। अगर कोई रात्रि जागरण कर रहा है, बहुत ज्यादा अति मैथुन कर रहा है, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय से भी शुक्र का क्षय हो रहा है तो वो नए सेल नहीं बनाएगा, स्नेहांश की कमी होने लगती है, मज्जा का क्षय होगा, अस्थि का क्षय होगा, ये कारण होता है। और अनुलोम क्षय मतलब अच्छा रस नहीं बन रहा क्योंकि खाना पीना वैसा नहीं है, बहुत ज्यादा अजीर्ण है, अध्यशन है, विरुद्धाशन है, विषमाशन है, तो अच्छा रस नहीं बनेगा, तो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि नहीं बनेगा। तो ऑस्टियोमलेशिया जो रहता है इसमें अस्थि धातु का क्षय रहता है। इसमें क्या सिम्टम रहते हैं, तो मसल वीकनेस रहता है, बोन्स में पेन होता है, टेंडरनेस बहुत ज्यादा रहता है बोन्स में, कभी कभी अस्थि मज्जागत ज्वर के बाद ये शुरू हो जाता है, जो चतुर्थक ज्वर बोला है। आज बुखार आएगा विषम ज्वर में और 2 दिन नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा। या चतुर्थक विपर्य शब्द बोला है, जिसमें पहला दिन बुखार नहीं आएगा, दूसरे तीसरे दिन बुखार आएगा और चौथे दिन नहीं आएगा। तो इस तरह से फीवर जब आता है, अस्थि मज्जागत ज्वर या फिर विपर्य वाला ज्वर, तो उसमें विषम ज्वर जो रहते हैं वो अगर लॉन्ग टाइम पे रह रहे हैं तो ऑस्टियो मलेशिया कर देता है। इसमें बोन की डिफॉर्मिटी होने लगती है, अगर बच्चों में है तो चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाता है, बड़ों में होता है तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई ना अल्कलाइन फॉस्फेटेज शरीर में कम है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है, कैल्सीमिया है, हाइपो फॉस्फेटेरेमिया है, और जो हाइपर पैराथायरोडिज्म है वो सेकेंडरी टाइप का है। तो ये बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है और शरीर को तकलीफ देने लगता है। ये देखिए एमआरआई में ऐसे दिखता है।
ऑस्टियोपोरोसिस जो रहता है उसमें पोरोसिटी होने लगती है, छेद छेद मतलब वहां पे सौशील्यता होने लगती है, धातु का क्षय होता है, और ये बुढ़ापे में ज्यादा दिखता है। और पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन जब रहती है, जब स्त्री का मेनोपॉज हो जाता है, आर्तव की निवृत्ति हो जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है। लेकिन ऑस्टियोमलेशिया जो है उसके जैसा ही है बीमारी, लेकिन ये बचपन से भी हो सकता है। रिकेट से कन्वर्ट होकर ऑस्टियोमलेशिया हो गया, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है, पूर्व धातु जो है मेद धातु उससे नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, और या फिर जो बाद का जो धातु है वहां पे क्षय हो गया है, मज्जा का क्षय हो गया है, शुक्र का क्षय हो गया है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अग्नि, अस्थि धातु की धातु अग्नि मंद है, उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिफेक्ट है, इसीलिए ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो अस्थि धातु का क्षय दोनों में हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस में भी हो रहा है, ऑस्टियोमलेशिया में भी हो रहा है। लेकिन वहां पे केवल ऑस्टियोपोरोसिस में केवल सौशील्यता बढ़ती है, इसमें डिफॉर्मिटी होने लगती है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, ये जैसे आप लोग देखिए। क्योंकि धारणा शक्ति जो है वह नहीं हो पा रही है। इसमें देखिए बोइंग ऑफ द बोन्स, धनुष की आकृति का बोन होने लग रहा है, क्योंकि उसकी धारणा शक्ति कमजोर हो रही है, पृथ्वी तत्व कम हो रहा है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसमें नेचुरल कैल्शियम रहता है, जैसे बला है, अस्थि संहारक नाम का जो वनस्पति है, लाक्षा है, दूध है, घृत है, तेल है, शिलाजीत है, प्रवाल है, मुक्ता है, श्रृंग है, कपर्दिका है। पंचशीरी वृक्ष में नेचुरल कैल्शियम होता है। खजूर है, बबूल है, बबूल का गोंद, बबूल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। अर्जुन है, मंजिष्ठा है, गुडुचि है। तो ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है कि वात शामक चिकित्सा देना है। इसमें हमें अग्नि को ध्यान में रखते हुए दीपन पाचन अनुलोमन करके अस्थि के धातु अग्नि को बढ़ाना है, और वात का अनुलोमन करते रहना है, और वात प्रकोपक आहार विहार नहीं करना है। कैल्शियम रिच फूड जो है, जैसे सुधा कल्प हम लोग देते हैं, तो हम लोग सुधा कल्प में प्रवाल पंचामृत देते हैं, कामदूधा रस देते हैं, जिसमें कपर्दिका है, जिसमें मुक्ता है, मोती है। ये सारी चीजें हम देते हैं, नरिशमेंट कैल्शियम मिलना चाहिए पेशेंट को। और कैल्शियम रिच डाइट के साथ में वहां पे अग्नि अच्छा होना चाहिए, अस्थि के धातु अग्नि आना चाहिए। तो वो क्या है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस अच्छे होगा, पार्थिव तत्व जो है वो अच्छे से मिलेगा। शोधन कर्म करना है इसमें, ऑस्टियोमलेशिया को ठीक करना है तो निरूबस्ती देना है, जो भी जो टॉक्सिन है और विकृति को उत्पन्न करने वाला, जो त्रुतरोध करने वाला जो चीजें हैं। क्यों? क्योंकि यह पुरुष धरा कला सदैव अस्थि धरा कला। अगर कटु अवस्था पाक विकृत हो गया तो पुरुष धरा कला दूषित हो जाएगा। पुरुष धरा कला दूषित होगा तो डलहन ने बोला है कि पुरुष धरा कला ही अस्थि धरा कला है। तो हमें कटु अवस्था पाक को ठीक करने वाला दवाई देना है, मतलब पेट अच्छे से साफ हो, रोज का रोज पेट साफ हो, मल अच्छे से निकले, तो इसलिए निरूबस्ती देना है या अनुलोमन द्रव्य देना है। वहां पे पूरे इंटेस्टाइन को क्लीन करना है, और वहां पे न्यूट्रिशन अच्छे से मिलना चाहिए। अगर हमने पुरुष धरा कला को अच्छा किया क्लीन करके अच्छे से, और अस्थि मज्जा पाचक दिया, अस्थि की अग्नि को बढ़ाया, मज्जा की अग्नि को बढ़ाया, तो वो प्रॉपर स्ट्रेंथ देगा, फिर अग्नि अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह से अनुवासन बस्ती देते हैं। अनुवासन मतलब वो तेल की बस्ती रहती है, बास बास करती है, इसीलिए अनुवासन बस्ती है। और जितना तेल एब्जॉर्ब होगा वहां पे वायु का प्रकोप कम होता है, और हम जो तेल देते हैं उसमें नेचुरल कैल्शियम होता है, तिल जो रहते हैं उसमें नेचुरल कैल्शियम रहता है। तिल तेल से सिद्ध जो तेल होते हैं वह कैल्शियम भी देते हैं, और वायु का रुक्षता को कम करते हैं, खरता परुषता को कम करते हैं, स्निग्धता देते हैं। इसलिए तेल का अनुवासन बस्ती देना है, अग्नि को अच्छा करती है। इसमें धातु से अगर रिकेट्स है बच्चों को, तो शालीषष्ठिक पिंड स्वेद देते हैं। तो क्योंकि शालीषष्ठिक पिंड स्वेद में हम लोग बला का प्रयोग करते हैं दूध में, और चावल डाल के खीर बनाते हैं, उसमें अश्वगंधा डालते हैं, तो और बल्ला डालते हैं, और उसका पोटली बना के हम लोग स्वेदन देते हैं। पूरा खीर को हम पूरा ऐसे पतला करके और पूरा बॉडी पे लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओदन का लेप, या खीर का लेपन करते हैं, और या फिर पोटली बना के शालीषष्ठिक पिंड स्वेद करते हैं। तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से आयुर्वेद में हम लोग क्या देते हैं, तो इसमें कामदूधा रस देते हैं, दो दो गोली सुबह शाम। कामदूधी दूधा रस जो है वो मुक्ता युक्त मोती वाला जो सबसे अच्छा होता है। फिर महायोगराज गुगुल देते हैं, जो आम का भी पचन करता है, पेन को भी कम करता है, और उसमें जितने भी घटक द्रव्य हैं उन सब में नेचुरल कैल्शियम होता है।
आम युक्त अगर अस्थि क्षय है तो वहां पे पेन बहुत रहेगा। उपस्तंभित वात व्याधि है तो वहां पे आम का पचन करके अस्थि तत्व का पोषण होना चाहिए, इसलिए महायुवराज गुगुल सबसे अच्छा काम करता है। फिर बलारिष्ट अगर हम लोग देते हैं तो वो क्योंकि बला में नेचुरल कैल्शियम भी है और अरिष्ट फॉर्म में दे रहे हैं तो अग्नि को अच्छा करता है, अस्थि धातु का क्षय को ठीक करता है और वात का लक्षण कम करता है। इसी तरह से अश्वगंधा अवलेह, अश्वगंधा रिष्ट, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अश्वगंधा में भी नेचुरल कैल्शियम रहता है और अश्वगंधा बल्य है और वहां पे अग्नि को अच्छा करता है, धातु अग्नि को अच्छा करता है, इसलिए अश्वगंधा रिष्ट देना चाहिए। अवलेह फॉर्म में देंगे तो वहां पे अस्थि धातु को मजबूती मिलती है। अशोका रिष्ट है, अशोक में भी बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, नेचुरल कैल्शियम, तो वह जो है धातु क्षय को ठीक कर देता है। और अशोकारिष्ट मेनोपॉजल सिम्टम जो रहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, उन सबको ये कवर कर देता है अशोकारिष्ट। अशोक में कैसा है, कषाय रस की द्रव्य है और वो गर्भाशय को भी बल देता है और धातु को भी बल देता है, कैल्शियम भी देता है। इसी तरह से अगर हम लोग अग्नि को अच्छा करना है तो हम लोग शुद्ध शेखर रस देते हैं। शुद्ध शेखर रस जो रहता है वह अग्नि को अच्छा करता है, दीपन पाचन करता है। इसी तरह से स्नेह पान देना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग गुरुचि सिद्ध घृत देते हैं, उसमें नेचुरल कैल्शियम होता है और स्नेहांश मिलता है और ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया ठीक हो जाता है, रिकेट्स ठीक होता है। गुगुल तिक्ता घृतम देते हैं, इंदुकांत कषायम देते हैं, गंध तेल पीने के लिए देते हैं, मूर्छित तिल तेल देते हैं, शीर बला तेल का बस्ती भी देते हैं, नस्य भी देते हैं, अभ्यंग भी कराते हैं, चंदन बला लाक्षादी तेल, बला सुगंधादि लाक्षादी तेल। और तिक्तक क्षीर बस्ती सबसे अच्छा है कि अस्थि धातु को पोषण करता है, उसमें पटोल है और बहुत सारे द्रव्य है, लेकिन चार मेन है, पटोल है, यष्टि मधु है, किरात तिक्त है और गुडुचि है। ये तिक्त रसात्मक होके भी गृहण और पोषण करते हैं, इसलिए हम लोग इसमें तिक्तक क्षीर बस्ती और उसमें महातिक्तकृत या गुगुल तिक्तकृत मिला के रोज बस्ती देते हैं, तो ऑस्टियोमलेशिया फिर ठीक होने लगता है। डिफॉर्मिटी आ गई उसको ठीक तो हम पूरा नहीं करते, लेकिन आयुर्वेद में बोला है कि स्नेहन कर करके हम लोग सूखी लकड़ी या टेढ़ी लकड़ी को भी सीधा कर सकते हैं, तो हम ऑस्टियोमलेशिया को क्यों नहीं ठीक कर सकते। इसमें अनुवासन वस्ती जो रहता है वो बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, क्योंकि तेल जितना जाएगा हड्डी उतना मजबूत होगा। पहले के जमाने में पुलिस के जो डंडे होते थे उसमें सरसों का तेल बहुत पिलाते थे। आजकल तो बांस का नहीं मिलता है डंडा पुलिस का, आजकल तो फाइबर का हो गया है। पहले के जमाने में पुलिस के डंडे में तेल जितना पिलाते थे वो इतना मजबूत हो जाता था तेल से, क्योंकि वो जोड़ स्नेह जो है वो जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग जिसमें कैल्शियम वाले तेल है, ब्रिहणिया और बल्ले, वैसे हम द्रव्य देते हैं, जैसे शीर बला तेल, शीर में भी कैल्शियम है, बला में भी कैल्शियम है और तेल है, तो वो कैल्शियम भी दे रहा है शरीर को और वह कॉम्पैक्टनेस कर रहा है, जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, सुशीरता बढ़ गई, बात का प्रकोप हो गया है, ऑस्टियोजेनेसिस नहीं हो रहा, अस्थि तत्व नहीं बन रहा, तो वहां पे स्नेह मिलेगा तो अपने आप घट्ट हो जाएगा, वो हड्डी मजबूत हो जाएगा। बस बला अश्वगंधादि तेल देते हैं, बला गुडुचि आदि तेल, फिर यष्टि मधु क्षीर कषाय देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गुगुल तिक्तक घृतम देते हैं, नारसिंह रसायन देते हैं, अश्वगंधा रिष्ट, बला रिष्ट, दशमूला रिष्ट देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ये पेशेंट की प्रकृति और पेशेंट का कंडीशन कैसा है उस हिसाब से करते हैं। और घी जो रहता है जिसमें अस्थि संहारक है, वो अगर हम घी पीने के लिए देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, उससे बोन का मैट्रिक्स अच्छा होता है और मिनरलाइजेशन अच्छे से होने लगता है। इस तरह से गोंद होता है, बबूल का गोंद, मैंने अभी अहमदाबाद में एक पेशेंट को देखा, वो 102 साल के हैं, वो बोल रहे थे कि मैं खेत में बहुत काम करता था और अभी भी वो बुलेट उठा सकते हैं और चलते फिरते हैं, सब 102 साल के हैं। तो वो बोलते थे कि मैं 1 किलो बबूल का गोंद लेके आता था रोज और उसका मैं हलवा बना के खाता था। मेरी अग्नि इतनी अच्छी थी और मैं 2 लीटर दूध पी लेता था, मेरी अग्नि इतनी अच्छी थी कि सब डाइजेस्ट हो जाता था। तो 102 साल के होने के बाद भी उनको कोई भी डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता, इतने अच्छे हैं वो। तो दूध के साथ अगर हम लोग, और वो भी ओरिजिनल दूध मिले, तो गोंद का लड्डू भी मिलता है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। मराठी में डिंकाचे लाडू ऐसे बोलते हैं। पंचवलकर क्षीर पाक देने से, क्योंकि उसमें नेचुरल कैल्शियम होता है, कषाय रस से संघात करता है, जोड़ता है। उसी तरह से अर्जुन का छाल का क्षीर पाक दें तो वो फ्रैक्चर हीलिंग भी करता है, ऑस्टियोमलेशिया को भी ठीक करता है। तो ये अस्थि क्षय को ठीक करने का सारा है। और अस्थि मज्जा पाचक देते हैं, प्रवाल पंचामृत कामदुधा रस देते हैं, और वहां पे दीपन पाचन के लिए शेखर रस, आरोग्य वर्धनी,
अजमोदादी चूर्ण, दाढ़ी मास्टर चूर्ण, ये सब देते हैं। उसी तरह से अगर हम इसी तरह से चिकित्सा करें तो ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया ठीक होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक होता है, रिकेट्स ठीक होता है, स्पॉन्डोलोसिस ठीक होता है, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये बोन का डिजनरेटिव कंडीशन है, वो सब ठीक होता है। इसमें खाने पीने में तेल का सेवन ज्यादा होना चाहिए, घृत का सेवन ज्यादा होना चाहिए, जांगल मांस का प्रयोग होना चाहिए, बोन पीस का सूप जो रहता है, बकरे का जो हड्डी का तोड़ के बोन मैरो निकाल के सरक्त मेद जो बोलते हैं, मज्जा, वो जितना पिलाएंगे वो ज्यादा जो मज्जा जाएगा, वह क्या करता है, घृत तेल वसा मज्जा, 4 प्रकार के स्नेह है। तो मज्जा जो है, बोन पीस का जो सूप रहता है, उसमें तोड़ के मज्जा को निकाल कर पकाया जाता है, वो पिलाया जाता है। उससे हड्डियां अच्छी होती है, तो ऑस्टियोमलेशिया ठीक हो जाता है। मुद्ग यूज जो रहता है, मूंग का यूज, अंडा और कैल्शियम वाले चीजें, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, बृहन द्रव्य देते हैं। और आम का वो आम अगर रहे तो वो सब पहले नहीं देना है, पहले दीपन पाचन अवलंबन करना है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा कैल्शियम खा लिया तो उससे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अगर इम्प्रॉपर सिस्टम है तो कैल्शियम जो रहता है वह ये अक्षमरी कर देता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट कर देता है। तो हमें कैल्शियम ज्यादा भी नहीं देना है, वहां पे अस्थि तत्व और अस्थि अग्नि अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि अस्थि सहारक है, हड़जोड़ है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हमें ये देखना है कि विरुद्धासन, अध्यशन, विषमासन ना करें, और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह है वो ना करें, बात का प्रकोप ना है, रात्रि जागरण ना करें, स्ट्रेस ना लें, काम शोक भयादय अति मैथुन ना करें, कामावस्था में ना रहें, शोक में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें, एंग्जाइटी में ना रहें। तो ये सब जब हम करते हैं, बात कर आहार विहार को परित्याग कर देते हैं, तो यह ऑस्टियोमलेशिया को ठीक करता है। लेकिन इसके लिए कंटिन्यू हमें पेशेंट को शालीशस्तिक पिंड श्वेत, मुरीवणा तेल, कुट्टम चुक्की तेल, कंटिन्यू तेल का अभ्यंग, मसाज, फिजिशियल क्रिया और तर्पण वगैरह करना पड़ता है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर मंजूनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर शंकर जी, आदरणीय डॉक्टर नलिनी मैम, आदरणीय डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सूर्य नारायण पटनायक सर, इफ यू वांट टू टेल एनीथिंग। और Sir, good evening, sir. Sir, I am in OP, sir. Just I am examining the patient. ओके, ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। Sir, हाँ, इसी तरह से आयुर्वेद में मुस्तादी यापन बस्ती बोला है, माधु तैलिक बस्ती बोला है, शालीशस्तिक पिंड स्वेद बोला है, लाक्षादि गुगुल, आभा गुगुल बोला है, महायुवराज गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, महारासनिधि क्वाथ, पिंड तेल, और सब दीपन पाचन करने के बाद गुरुचि सिद्ध तिक्तक शीर बस्ती बोला है, पंच तिक्त घृत गुगुल बोला है, जो तिक्त रस रहता है वो अस्थि तत्व को बढ़ाता है, अस्थि की अग्नि को बढ़ाता है। इसी तरह से चोप चिन्ह चूर्ण बोला है, लघु मंजिष्ठादि क्वाथ बोला है। ये सब हम जब देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। और मुझे इतना ही कहना था, ऑस्टियोमलेशिया जो है वो आयुर्वेद से ठीक हो जाता है, डिफॉर्मिटी भी ठीक होती है, जितना हम स्नेहन और स्वेदन करेंगे वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। शालीशस्तिक पिंड स्वेद देना पड़ता है। और यापना बस्ती है, ये मैंने बता दिया, माधु तैलिक बस्ती है, राज यापन बस्ती है, आस्थापन बस्ती है, कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती, कंटिन्यू देते रहना है तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग रात को 9 बजे मिलते हैं, फिर हम लोग क्लिनिकल संभाषा करेंगे। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को हम लोग, मैं प्रणाम करता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद।